देवरानी ने छीना मुंह दिखाई में जेठानी का बच्चा। पंखुड़ी देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे गुलाब के फूल लेकर आया हूँ। इन्हें हटाओ, पहले ये बताओ तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हारे लिए मैं ये गुलाब के फूल लेने के लिए गया था, इसलिए मुझे देरी हो गई। माफ कर दो पंखुड़ी। पंखुड़ी उदास होती है। क्या हुआ पंखुड़ी, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुषार, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो ठीक है, हम आज ही शादी कर लेंगे। तुषार पंखुड़ी को मंदिर में लेकर जाता है और उसी से शादी करके उसे घर ले जाता है, जहां उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है। बेटा, तूने एक बार भी हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा? तूने बिना सोचे समझे शादी कर ली, थोड़ा सा मौका तो दिया होता। माँ, दरअसल बात यह है कि मेरे पास इतना समय ही नहीं बचा था और मैं पंखुड़ी को खोना नहीं चाहता था। हमारी शादी को स्वीकार कर लो माँ, मेरी खुशी के लिए। तभी घर की बड़ी बहू बोलती है, कोई बात नहीं माँ जी, प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता, इन्हें अंदर बुला लो। इन्हें अपने घर के अंदर बुलाने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी तुम्हारी शादी को लेकर बहुत ही तमन्नाएं थीं जो पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन मुझे सारी तमन्ना पूरी करनी है। शादी तो तुमने जैसे तैसे कर ली, लेकिन अब शादी की सारी रस्में पूरे रीति रिवाज के साथ होंगी। ये सुनकर तुषार बहुत खुश होता है और पंखुड़ी भी बहुत खुश होती है, जिसके बाद राम दुलारी का आशीर्वाद लेकर उसके पैर छूती है और घर के अंदर आ जाते हैं। देवरानी जी, जरा घूंघट ऊपर तो करो, हम भी तो देखें हमारे देवर जी की पसंद कैसी है। तभी राम दुलारी एकदम से कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे मुंह देख लोगी? देखो, पहले मुंह दिखाई की रस्म होगी, उसके बाद ही बहू का मुंह दिखाया जाएगा। अच्छा ठीक है माँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। तभी सलोनी का बेटा प्रियांक भागकर उसके पास आता है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना माँ। मेरे प्यारे प्रियांक को भूख लगी है? रुको, मैं तुम्हें अभी कुछ खिलाती हूँ। जहां तो सलोनी का रंग सांवला था, वहीं उसका बेटा बहुत गोरा और छोटा था। उसकी आंखें भी कंजी कंजी थी। घूंघट के अंदर से पंखुड़ी जब प्रियांक को देखती है तो उसे प्रियांक बहुत क्यूट और प्यारा लगता है। इतना प्यारा बच्चा तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कितना प्यारा है, इतना गोरा, और इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है। मेरी तो इस बच्चे पर से नजर ही नहीं हट रही। क्या मेरी कल्लो जेठानी का इतना सुंदर बच्चा हो सकता है? पंखुड़ी अपने मन में ये सब सोच रही थी। इसके बाद राम दुलारी गांव के पंडित को बुलाने के लिए जाती है। जैसे ही घर पर पंडित आते हैं, राम दुलारी पंडित से मुंह दिखाई की रस्म का अच्छा समय निकालने के लिए कहती है। देखिए पंडित जी, मुंह दिखाई का कोई अच्छा समय निकालिए जिससे सारी चीज अच्छे से हो और कोई विपदा या बाधा नहीं आनी चाहिए। पंडित तुषार और पंखुड़ी की कुंडली देखने लगता है, जिसके बाद पंडित जी राम दुलारी से कहते हैं, अरे राम दुलारी बहन, दरअसल बात यह है कि अभी एक हफ्ते तक कोई भी अच्छा मुहूर्त नहीं है जिसमें मुंह दिखाई की जाए। अब एक हफ्ते का समय लगेगा, उसके बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है। अरे पंडित जी, मुंह दिखाई का इतना लंबा मुहूर्त? हाँ बहन जी, मुहूर्त बहुत लंबा है, उससे पहले कोई अच्छा मुहूर्त है ही नहीं। अब आपकी मर्जी है। नहीं नहीं, सारे काम रीति रिवाज से ही होने चाहिए। हम एक हफ्ते का इंतजार करेंगे मुहूर्त आने का। इस प्रकार एक हफ्ते बाद मुंह दिखाई की रस्म रखी जाती है और इतने दिन अब पंखुड़ी को घूंघट के अंदर ही रहना था। मेरा तो अभी से इस घूंघट के अंदर दम घुटने लगा है और अभी मुझे पूरे एक हफ्ते तक इसी तरह घूंघट में रहना होगा। तभी प्रियांक पंखुड़ी के पास आता है और उससे बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। चाची चाची, अब तो बहुत प्यारी लग रही हो, आपको नजर ना लगे, मैं आपको देख सकता हूँ क्या? पंखुड़ी प्रियांक को मना नहीं कर पाती और वह घूंघट के अंदर से ही उसे अपना चेहरा किसी तरह दिखा देती है। तुम कितने प्यारे हो, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हो। क्या जेठानी जी ही तुम्हारी मॉम है? हाँ, वही है मेरी मॉम। प्रियांक ऐसा कहकर खेलने के लिए भाग जाता है। पंखुड़ी उसे रोकती रह जाती है, लेकिन वह नहीं रुकता। अब रोजाना पंखुड़ी अपने सामने प्रियांक को देखकर उसे एक बच्चे की तरह प्यार करने लगती है, जैसे एक माँ अपने बच्चों से करती है। सुनो प्रियांक, तुम्हारे खाने का समय हो गया, चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ अपने हाथों से। ठीक है, आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना। पंखुड़ी बहुत प्यार से प्रियांक को अपने हाथों से खाना खिलाती है। उनके बीच का यह प्यार देखकर सलोनी दूर खड़ी देख मन ही मन मुस्कुराने लगती है। मेरी देवरानी कितनी अच्छी है, मेरे बच्चे से कितना प्यार करती है। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और पंखुड़ी प्रियांक को जेठानी का बच्चा ना समझकर
अपना बच्चा समझने लगती है। एक हफ्ते बाद मुंह दिखाई की रस्म रखी जाती है, जहां पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और हॉल में स्टेज के ऊपर पंखुड़ी को सज संवर कर बैठना पड़ता है। ये प्रियांक कहाँ गया? इसको देखती नहीं हूं तो मेरा दिल बैठ जाता है। पंखुड़ी ऐसा सोच रही थी कि तभी एक के बाद एक औरतें आती हैं, उसका घूंघट उठाकर मुंह दिखाई की रस्म करती हैं और उसे नेक देकर चली जाती हैं। ऐसे ही आखिरी में सलोनी और राम दुलारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आती हैं। अरे वाह, क्या बात है, मेरे बेटे की पसंद तो बहुत ही लाजवाब है। इतनी सुंदर बहू, ये तो बड़ी बहू से भी ज्यादा सुंदर है। ये लो बहू तुम्हारा नेग। राम दुलारी ऐसा कहकर पंखुड़ी की गोदी में खूब सारे पैसे और एक हार देती है, जिसके बाद सलोनी अपनी देवरानी की मुंह दिखाई करती है। सच में पंखुड़ी तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मुझे माफ करना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म के लिए मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा नहीं लेकर आ पाई, क्योंकि मैं घर के काम कर रही थी। बोलो तुम्हें क्या मांगना है? जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। क्या आप सच बोल रही हो? जो मैं मांगूंगी आप मुझे दे दोगी? अगर ऐसा है तो मुझे आप अपना बेटा दे दो, बहुत प्यारा है। ये सुनकर सलोनी मुस्कुराने लगती है और वह हंसते हुए पंखुड़ी से कहती है, भला ये भी तुम्हें मांगने की जरूरत है? मेरा बेटा तुम्हारा ही तो है। लो, आज से मेरा बेटा तुम्हारा। प्रियांक, यहाँ पर आओ। सलोनी अपने बेटे को गोदी में उठाकर पंखुड़ी की गोदी में रख देती है, जिसके बाद पंखुड़ी बहुत खुश होती है। पंखुड़ी उस दिन के बाद से अपनी जेठानी के बेटे को माँ से बढ़कर प्यार देती है और इसी के साथ प्रियांक को अपनी जेठानी के खिलाफ भड़काने लगती है। तुम मुझसे अपनी माँ क्यों बोलते हो? तुम्हारी माँ तो मैं हूँ। देखो, तुम्हारा रंग और मेरा रंग मिलता है। वो कितनी काली है। उसने मुझे तुमसे बहुत पहले छीन लिया था। अब मैं वापस आ गई हूँ। अब तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। क्या सच में वो औरत मेरी माँ नहीं है और मैं आपका बेटा हूँ? आप मुझे छोड़कर क्यों गई थी? उन्होंने मुझसे तुम्हें छीन लिया था, लेकिन अब नहीं छीनेंगी। पंखुड़ी इस तरह प्रियांक को अपनी तरफ कर लेती है। एक दिन सलोनी प्रियांक को अपने पास खाना खाने के लिए बुलाती है। प्रियांक बेटा, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। प्रियांक सलोनी का हाथ झटक देता है। आप मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो पंखुड़ी है। आप एक खराब औरत हो। प्रियांक की ये बात सुनकर सलोनी हैरान रह जाती है। प्रियांक, ये क्या बदतमीजी है? ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है? प्रियांक भागकर पंखुड़ी के पास पहुंच जाता है। इस तरह सलोनी अपने बच्चे को अपने आप से दूर होते हुए देख बहुत टूट जाती है। वह अंदर ही अंदर ममता के चलते तड़पने लगती है। एक दिन सलोनी देवरानी को फोन पर बात करते हुए सुनती है। अरे यार, तुझे पता है मेरी जेठानी का बच्चा इतना सुंदर है ना कि मैं क्या बताऊं। अरे ऐसा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। अब मुझे बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है, फिर जेठानी का बच्चा अब मेरा बच्चा है। इतना कहकर पंखुड़ी फोन काट देती है और ये सुनने के बाद सलोनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह उसी वक्त उसके पास जाती है और रोते हुए कहती है, तुमने मुंह दिखाई की रस्म पर मेरा बेटा मुझसे मांगा था। मैंने हंसी हंसी अपना बेटा तुम्हारी गोदी में डाल दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बेटा तुम्हारा ही हो गया। तुमने एक माँ को उसके बेटे से दूर किया है। इसका श्राप तुम्हें जरूर लगेगा और देखना उस दिन तुम्हें अपनी इस गलती का एहसास होगा। सलोनी दिल से पंखुड़ी को बद्दुआ दे देती है, जिसके बाद प्रियांक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और वो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। वह पंखुड़ी को कुछ नहीं समझता। एक दिन पंखुड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और वह प्रियांक से दवाई और पानी मांगती है। प्रियांक बेटा, मेरी खड़े होने की हिम्मत नहीं है, मुझे दवाई और पानी दे दो, एक गिलास। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूं जो तुम्हें पानी भी दूं और दवाई भी? खुद ले लो, मैं जा रहा हूं पार्टी के लिए। प्रियांक ऐसा कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद सलोनी अपनी देवरानी को दवाई और पानी देती है। तभी पंखुड़ी रोते हुए जेठानी से माफी मांगती है। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया बहुत गलत किया। प्रियांक ना अब आपका रहा ना मेरा। ऊपर से मैं संतान को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि मैं बांझ हूं। पंखुड़ी की आवाज सुनकर सलोनी भी रोने लगती है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी औलाद के लिए तरसती रह जाती हैं।